बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और खुशामदीद ग्रीस टाइम में। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों ठीक खुशबाश हों और ज़िंदगी मज़े सुकून और हैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जो दुआ है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुज़ है और इबादत का मेन हिस्सा है। लेकिन नाज़रीन, ये भी तो है कि जिसका खुदा पर यकीन ना हो उसको दुआ पर क्यों यकीन होगा। दुआ दरअसल निदा है, फरियाद है, अपने मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की किसी न किसी उलझन से निकलने के लिए। फरियाद का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। एक मासूम और बेशऊर बच्चा अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ है, जो पुकार और फरियाद से ही अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करता है और इस तरह इसके बाद ये अमल जारी रहता है और इंसान फरियाद करता ही रहता है अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात से निजात के लिए। बीमार आदमी जब अल्लाह ताला को पुकारता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी से निजात चाहता है। उसे अल्लाह ताला के साथ दूसरी वाबस्तगियाँ याद नहीं रहती। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह चाहता है, मुआलज चाहता है, शफा चाहता है। गरीब आदमी की दुआ जो है वो गरीबी से निजात के लिए है। मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का कुर्ब जो है वो अल्लाह ताला से मांगता है। गर्ज़ ये कि हर इंसान किसी न किसी ख्वाहिश को लेकर अल्लाह ताला को पुकारता है। जो दुआ का शऊर है वो फितरी तौर पर वदीयत किया गया है। अदाब दुआ और फजीलत दुआ जो है वो मज़हब ने सिखाए हैं, लेकिन ये जो शऊर है ये ज़िंदगी में भी मौजूद है। बच्चा जब बीमार होता है तो माँ को अदाब दुआ खुद बखुद आ जाते हैं। जहाज़ जब खतरे में होता है तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुआ उनके लबों से खुद बहुत निकलती है, उनके दिल से निकलती है, बल्कि यूँ कहिए कि आंसू बनकर आँखों से टपकती है। नाज़रीन, दुआ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ दुआ करने वाला है वहीं दुआ मंजूर फरमाने वाला है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगेंगे तो वो दूर से सुनता है और अगर आप दिल में दुआ करेंगे तो वो वहीं पे मौजूद होता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबूली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे नबी, जिस वक्त सवाल करें मेरे बंदे तुझसे तो उनको कह दो कि मैं करीब हूँ। मैं उनकी जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उनकी दुआओं को कबूल फरमाता हूँ। वो मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो भलाई हासिल कर सकें। नाज़रीन, एक बात जब तक हम लोग देखें, जो दुआ का अंदाज़ है वो तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाज़ अता फरमाता है। जो है हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी नगाह का उठना भी दुआ है। दुआ पर इत्माद जो है वो ईमान का सबसे आला दर्जा है। दुआ मांगना शर्त है लेकिन मंजूरी शर्त नहीं है जो है वो, क्योंकि इस बात का मुकम्मल तौर पर जो इख्तियार है वो अल्लाह करीम के पास है। चाहे अल्लाह चाहे तो गुनाहगार की दुआ मंजूर फरमा ले, ना चाहे तो पैगंबर की दुआ भी मंजूर ना फरमाए। नाज़रीन, ज़्यादातर हमने देखा है कि इंसान ज़्यादातर उन चीज़ों की ख्वाहिश करता है, उन चीज़ों को पसंद करता है जो उसके लिए नुकसानदेह हैं और उन चीज़ों को नापसंद करता है जो उसके लिए मुफीद हैं। और हम सब जो हैं वो हम अपने लिए वो चीज़ पसंद करते हैं। जब हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी पसंद करते हैं तो वो हम चीज़ें हासिल करना चाहते हैं और जब वो हासिल नहीं होती तो हम शोर मचाते हैं। इसलिए नाज़रीन, ज़रूरी है कि मसनून दुआएं मांगी जाएं, यानी कि जो अहले सुन्नत से हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनकी तालीम दी गई है और जो है वो इन दुआओं की हमें तालीम दी गई है। बच्चे के पैदाइश से लेकर जो है मैयत के दफन होने तक हमें दुआओं का जो है वो तरीक़ाकार बता दिया गया है और हमें वही दुआ करनी चाहिए। जैसे कि एक मामूली सा वाक़या है, एक मामूली सी बात है, वो ये है कि आईना देखना। तो इसमें ये है कि आईना जब हम देखते हैं तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने एक ये दुआ फरमा दी है कि अल्लाहुम्मा कमा हसनता हल्की फ़हस्सिन हल्की, यानी कि होलो की फ़हस्सिन होलो की, यानी कि अल्लाह मेरे परवरदिगार, जिस तरह मेरे चेहरे को खूबसूरत बनाया है, मेरे चेहरे की तरह मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना। तो नाज़रीन, हम जो हैं इन चीज़ों को जब भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। दुआ हमेशा वही करनी चाहिए जो सही है। इसलिए जब तक ज़िंदगी रहेगी, जब तक ज़िंदगी है दुआ है, दुआ रहेगी। दुआ आह है, दुआ फरियाद है। शब तारीख में जो है टपकने वाले आंसू भी दुआ हैं और सरे न्याज का बेन्याज के आगे झुक जाना भी दुआ है।
किसी बेबस की निगाह से किसी बेबस की निगाह जो है वो खामोशी से सोए फलक उठना भी दुआ है, किसी मुस्तरब दिल की धड़कन भी दुआ है। नाज़रीन, जितनी भी हम लोग किसी रूह की मुखलिसाना जो है वो भी दुआ है, जो मुखलिसाना आरज़ू होती है वो भी दुआ है। दुआ देने वाले के दर पर जब हम किसी साइल बनकर जाते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वही दुआ देने वाला साइल बनकर हमारे दर पर भी आ जाता है। इसलिए हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी जो दुआएं हैं वो किसी और ज़माने को असर देंगी। दुआएं मंजूर हों या ना मंजूर, दुआ बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको जो है वो बताती चलूँगी कि आज ग्रीस टाइम में क्या है। ग्रीस टाइम में हमारे साथ आज सबसे ज़्यादा बेहतरीन किस्म के जो हैं वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एज कम्पेयर जो कि ग्रीस टाइम जो हम चला रहे थे सबसे पहले, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही हूँ, पता नहीं आज क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं अपने मोहतरम जनाब इब्राहिम साहब से पूछती हूँ कि आज ग्रीस टाइम में क्या है। माशाल्लाह जी, हेजिटेट आप पता नहीं किस वजह से हो रही हैं। हेजिटेट तो मुझे होना चाहिए कि आप इतना ये मवाद इतना इकट्ठा कैसे करती हैं और कैसे एक ही सांस में ये बोलती हैं। मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मैं इतना अरसा हो गया मुझे काम करते, लेकिन इतना कुछ नहीं मैं कर सका जो आपने बहुत थोड़े से अरसे में किया। और आज ग्रीस टाइम के आपके कुछ गेस्ट हैं, मेरा ख्याल है उनका भी आप तारीफ करवाइए फिर। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जी। नाज़रीन, हमारे साथ जो है आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के जनाब मोहतरम जनाब चौधरी मुस्तनसर अली गुराल साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मजदूर तंजीम के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ बैठे हुए हैं राजा अशरफ साहब, पाकिस्तान एसोसिएशन जो कि एक सियासी और समाजी तंजीम है उसके वो उसे बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, और आप दोनों को खुशामदीद। और सबसे पहले मैं इब्राहिम साहब से कहती हूँ कि आप इनसे क्या पूछना चाहेंगे। अच्छा जी, आज हम अपनी मोअज़्ज़ज़ जो शख्सियात हैं उनसे तो काफ़ी सवालात हैं, काफ़ी ऐसी बातें हैं जो काफ़ी अरसा से मुंतज़िर थे हम इसके कि आप हमारे सामने आएँ और बात हो। राजा अशरफ साहब खास करके व्यूअर्स काफ़ी दिनों से ये हमारे परमानेंट कॉलर हैं और लगातार हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये कॉल करते रहते हैं, लेकिन आज ये आपके सामने मौजूद हैं तो इस बात का ये मुंह बोलता सबूत है कि हमारे कॉलर्स जितने दूर होते हैं हमसे, हम उनकी सिर्फ कॉल की हद तक नहीं होते, उनकी अगर अच्छी आरा होती है, अच्छी तजावीज़ होती है तो हम उनको हमेशा चाहते हैं कि वो स्टूडियो में भी तशरीफ़ लाएँ, कि उनकी सारी वो तजावीज़, वो आराएँ आपके सामने हों और वो चेहरा भी आपको दिखाया जाए। कुछ इसी किस्म का सिलसिला है जो गुफ्तगू होगी राय साहब के साथ। मुस्तनसर गराल साहब पहले भी आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स में, इनके साथ मज़दूरों की यानी हमारी आपकी बात हम करेंगे। यूनान में जितने भी बसने वाले वो लोग हैं जिनका टाइटल इन्होंने लिया हुआ है मज़दूर इत्तेहाद तंजीम के ये प्रेसिडेंट हैं, तो ये इत्तेहाद तंजीम वगैरह अगर कहीं देखने को आ रहा है या नहीं आ रहा, और मज़दूरों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन किस्म की मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ता है, और सबसे जो बड़ी बात है काफ लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी ये करता धरता है, उस हवाले से भी इनके साथ बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान कम्युनिटी इलेक्शन जो कि एक बहुत बड़ा मुहिमा बना हुआ है इस वक्त, उसके बारे में भी हम इनसे अपडेट्स लेंगे, क्योंकि अभी हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें लगातार हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन की रीढ़ की हड्डी सुप्रीम काउंसिल के हवाले से। तो गराल साहब आज ये सारी बातें होंगी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले अपडेट्स देना ज़रूरी होता है। मेरा ख्याल है यूनान के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन न्यूज़ हैं, वो आप व्यूअर्स तक पहुंचा लें ताकि हम आगे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप बिल्कुल शामिल हैं। आप किसी किस्म का भी सवाल कर सकते हैं, जो कि हमने अपने दो जो मोअज़्ज़ज़ीन हैं हमारे पास, जो बड़े अच्छे मेहमान हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, इनका मकसद बता चुके हैं यहाँ आने का, और आप कोई भी किसी किस्म का जो है वो सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि नाज़रीन जो है ग्रीस, वो आज इसमें ये हो रहा है कि ग्रीस में जमहूरियत का जो 37वीं जो है ना उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। आज से 37 साल पहले क्या था कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, ठीक है, और वो जो डिक्टेटर था वो 37 साल पहले उसको जेल हो गई थी, और आज भी वो जेल में, यानी कि आज तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले जो था वो कुछ अर्सा पहले तक वो जेल में बंद था। और ये हिसाब लगा लें कि आप कि अभी तक यानी कि पूरी उसको उम्र कैद हो गई थी, और वो कुछ अर्सा पहले उसका जेल में ही डेथ हो गई है। और आज 37 साल तक यानी 37 साल के बाद भी जमहूरियत जो है वो ग्रीस में कायम है। और उसको जो है इस मौका पर जो एक वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें जो इस
گریس کے جو صدر جناب پاپولیاس تھے، انہوں نے پیغام دیا ہے کہ لوگوں کو ملک کی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ٹیکس ہے نا وہ ضرور دینے چاہیے، چاہے وہ ملک سے ہم لوگ جو ہیں غیر ملکی ہیں جو یہاں پہ ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ سٹیزن شپ حاصل کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ پیغام دیا، اور یہ بھی بولا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے وہ پہلی جنریشن سے ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو بڑی بدحالی کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کو اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو یورپی یونین خصوصی طور پر جو جرمنی اور فرانس ہے، انہوں نے اپنی امداد کی اور کچھ جو ہے نا انہوں نے اچھے جو تجاویز ہیں وہ دی ہیں، اور اس سلسلے پہ انہوں نے اس میں یہ کیا کیا کہ انہوں نے بولا کچھ نجکاری کرنی چاہیے، یعنی کہ نجکاری میں یہ تھا کہ اپنے جو ان کے ہاسی جو کیا ان کو کہتے ہیں کہ جو ان کے ہاس کچھ ہیں وہ ان کو بیچنے پڑیں گے، جن کو کیا کہتے ہیں مجھے ان کا نام سر نہیں یاد نہیں آ رہا، جزائر معاشی بحران سے نکلنے کے لیے ان کو جو جزائر ہیں وہ بیچنے پڑیں گے، قسم کی سخت قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں، اور سخت شرائط میں ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے جس میں ایئرپورٹس بھی اور یہ جو ہے مثلا مکمل جو ان کے جتنے بھی سرکاری جائیداد ہے وہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو بیچنی پڑے گی، لیکن امریکہ نے نا آفر کی ہے امداد کے لیے، تو آج اسی سلسلے میں جو ان کے وزیر خزانہ ہے نا وہ ان کا امریکہ جو ہے وہ آج روانہ ہو گیا، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، گڈ لک ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ ابھی جو کارلوس پاپولیس نے ایک بات کی ہے سوریا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو وہ یہ بات تھی کہ ابھی تک معاشی بحران ہے، آج ہم 37ویں اینیورسری ڈیموکریٹیا کی منا رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ معاشی بحران جمہوری بحران بن جائے کہ جمہوریت ہی جاتی رہے، کوئی ڈکٹیٹر آ جائے یا مارشل لا لگ جائے، اس قسم کے خدشات، خانہ جنگی تک کے خدشات موجود ہیں اس وقت تک۔ یورپین یونین نے امداد تو کی ہے، خاص کر کے 2 ملک ہیں جنہوں نے یہ امداد دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اتنی سخت قسم کی شرائط تو میرا خیال ہے پہلے جو نتائج ملے ہیں ان سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ کل ہم سب بکنے والے ہیں، یعنی کہ ان کے جو مین قومی اثاثے ہیں نا ان کو بیچنے کی انہوں نے، اور سب سے جو بڑی بات تھی کارلوس پاپولیس کی، صدر یونان کی، وہ یہ تھی کہ جتنے بھی ٹیکس کے بگوڑے ہیں ان کو پکڑا جائے گا، ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ سختی سے جو ٹیکس کی یہاں کی منسٹری ہے وہ زیادہ کام کرے گی، اور ابھی ٹیکس سے بھاگنے والے لوگوں کی پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ اس وقت تک جو سلسلہ چلتا رہے۔ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں جو ان کی ہڑتال عرصہ تقریباً 5-6 دن سے یہ چل رہی ہے، منگل سے یہ شروع ہوئی تھی، ابھی تک یہ ہڑتال ختم نہیں، 15 دن تک امید کی جا رہی ہے یا ان کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے۔ آج اکروپولی جو ہے وہاں پر ان لوگوں نے، پولیس نے چھاپا مارا ہے، خالی پولیس نے چھاپا نہیں مارا، پولیس کے ساتھ ان کی کافی گتھم گتھا ہوئی ہے، اور اس کے بعد سب سے جو بڑی بات ہے ایک بہت بڑی تعداد میں یہ ڈرائیورز کے ساتھ مزید دوسرے بھی لوگ ہیں جو وہ اکٹھے تھے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ جتنے بھی سیاح وہاں پر ٹورسٹ موجود تھے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان کو گزرنے دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک بہت شرمندگی کی بات ہے کہ سب سے بڑا جو چھاپا ہے وہ کیوں مارا گیا، کس وجہ سے مارا گیا سر، وہ بھی وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی کہ غیر قانونی ایک یہ احتجاج تھا۔ سر یہ میں نے سنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے جعلی نوٹ جو ہیں، جعلی کرنسی وہ انہوں نے چھاپی ہے، اور اس سلسلے میں یہ ہوا ہے کہ وہ اس کا اب انہوں نے مارکیٹ میں یہ دینا شروع کر دی تھی۔ مارکیٹ میں کافی قسم کے بلیم لگائے جاتے ہیں، جس وقت اینٹی حکومت سرگرمیاں کی جاتی ہیں تو حکومت یا پولیس ہے جو وہ ہمیشہ راہ چلتے لوگوں پر منشیات کی کیس ٹھونک دیتی ہے، اسی طرح کچھ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تک ابہام ہے، اس کو ہم کلیئر کر نہیں سکتے یا ایز اے خبر آگے نہیں پہنچا سکتے، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ابھی تک یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اور لگاتار اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور کوئی ایسی بات سر وہ ناروے کے بارے میں تھوڑا آپ کو، وہ ناروے کے جو دہشت گردی کا ایک بہت بڑا عمل ہوا ہے، بے حد افسوس ہے ہمیں بھی، اور یونانی حکومت ہے جو ان کی طرف سے بھی لگاتار افسوس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، مذمت کی جا رہی ہے، حکومت پاکستان نے، صدر پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان نے بھی مذمت کی ہے کہ اس قسم کا عمل نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یہ تعصب پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام مخالف جو کچھ تنظیمیں انہوں نے مل کر اس بندے نے شو کرنے کی کوشش کی ہے، یا ایک کیا تاثر اس نے
डालने की कोशिश की है नार्वे में या? लेकिन सर इसमें ये पता क्या चीज़ है, जो नार्वे में सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है नाज़रीन के नार्वे में रवायती तौर पर तारकीन वतन के लिए बड़े खुलेपन का मुजाहरा किया जाता है, और ताहम वहाँ पे जो उसकी प्रोग्रेस पार्टी है ना वो इस पॉलिसी को अभी यानी कि एक्सेप्ट तो नहीं कर रही, लेकिन ये है कि जुम्मा में जो कन्वेंशन पर हमला किया गया था, जो कि एक शख्स था आंद्रस बेरिंग ब्रेविक, उसने क्या किया था कि वो फायरिंग की जो एक जजीरा था नवाही जजीरा, उसके नौजवानों का कैंप था, वो जो तकरीबन 560 अफराद पर मुश्तमिल थे, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि फायरिंग की उसने, और एक बम धमाका भी किया, जिसके सिलसिले में क्योंकि वो जो शख्स था वो असले का शौकीन भी था, तारकीन वतन के खिलाफ था, और स्पेशली इस्लाम के जो था वो बहुत ज़्यादा खिलाफ था। और उसने यूट्यूब पर भी एक जो वीडियो चढ़ाया था वो इस्लाम खिलाफ सरगर्मियाँ थी। तो तसब नहीं होना चाहिए, हम इसको हमेशा से मजम्मत करते रहे हैं, और आज भी हम कहते हैं कि शेम शेम शेम, इस किस्म का कोई भी कदम उठाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई किसी कौम का भी हो, हम उसको कंडम करते हैं और हमेशा कंडम करते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी अपने मेहमानों के साथ भी बातचीत की जाए। मेहमानों के साथ बात करने से पहले मेरा ख्याल है उमर हमारे साथ लाइन पर हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन से इनका तल्लक है, इनकी कॉल लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि उमर ने एक जो लास्ट देश प्रदेश अखबार में भी एक खबर उठाई गई है, सैयद जमील शाह साहब की तरफ से कुछ और बयान आ रहा है, जावेद असलम आरई की तरफ से कुछ और बयान आ रहा है, हकीकत इसमें क्या है उसके लिए बात करते हैं उमर के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? बिल्कुल खैरियत। हमें शॉर्ट में चाहिए कि ये जो जुआन एलिनिको क्रातितीरियो में जिसकी डेथ हुई है पुलिस के थाने में, इसकी तफसील क्या थी, ये थोड़ी शार्ट सी हमें बताइए प्लीज। असल में ये लड़का जो था ये तकरीबन 1.5 माह से एलिनिको में था। नाम इसका क्या था? जी जी, ये जो लड़का ये बीमार हुआ है सुबह तकरीबन 10 बजे। नाम क्या था इसका? जी नाम बाबर खान इसका नाम था। कहाँ से तल्लक है इसका पाकिस्तान से? इसको लेके जो इनका पुलिस का डॉक्टर था उसके पास लेकर गए हैं, उसने 3 गोलियां इस लड़के को दी हैं सुबह के वक्त 10 बजे। अच्छा। उसके बाद ये लड़का जो है वो उसकी तबीयत दोबारा खराब होने लग गई। दोबारा तबीयत जब खराब हुई तो लड़कों ने शोर डाला, जो पाकिस्तानी अंदर थे उन्होंने शोर डाला, दोबारा एक लड़के को उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया। अच्छा। और जब उस डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उस डॉक्टर ने इस लड़के को जिसका जवाब दे दिया था और कहा था कि एम्बुलेंस मंगवा कर इसको अस्पताल में भेज दें। ठीक। और उसके बाद तकरीबन 4 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है, लेकिन एम्बुलेंस जिस वक्त वहाँ पे आई है उससे पहले ये लड़का बहुत हो चुका था। ठीक। उसके बाद वहाँ पे मौजूद 5 पाकिस्तानी और 3 कुर्दे जो उस जेल में मौजूद थे, उन्होंने बहुत ज्यादा शोर डाला वहाँ पे कि पाकिस्तानी का हमें बताएं कि उसका क्या बना है। पुलिस वाले यही बताते रहे हैं कि ये लड़का जो है वो बीमार है, अभी बहुत नहीं हुआ, ठीक है लड़का। ठीक। इसके साथ गया था, उसने बताया कि वो बहुत हो चुका है। उसके बाद पुलिस ने जो है इनके शोर करने पे इनको जो है वो इन पे पर्चा डाल दिया कि ये लड़के जो हैं इन्होंने जेल तोड़ने की कोशिश की है और सब कुछ किया है, और इनको अदालत में पेश किया है। अदालत के अंदर आनाकानी हुई है इनकी, और अब ये तमाम के तमाम 8 लड़के जो हैं वो जेल में भेज दिए गए हैं। अच्छा। अब के जावेद असलम आरई और हमारे मोहतरम बुजुर्ग जो के वजारत दाखिला से नीचे बात नहीं करते, उनमें से कोई भी आदमी जो है अदालत का साथ वहाँ पे नहीं दिया कि हम जाके पूछे और मामला क्या है। असल हकीकत यही है कि मामला जो है वो पुलिस की गलती की वजह से ये लड़का बहुत हुआ है। मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये है कि उसको वक्ती तौर पे जो ट्रीटमेंट उसे चाहिए थी वो नहीं मिली भाई इब्राहिम। अच्छा, जावेद असलम आरई सदर पाकिस्तान कम्युनिटी यूनान, वो भी क्या कह रहे हैं? कोई एहतजाज वगैरह करना चाहते हैं या क्या रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? जी, ये कोई भी मामला अगर एहतजाज करना था तो वो जिस दिन इन लड़कों। अच्छा जी, बात पूरी नहीं लाइन कट की है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात कर लें। अगर उमर की दोबारा लाइन मिलती है तो कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट है कि वो आगे हमें दें। ये एक हादसा हुआ है जो कि एलिनिको थाना है जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, वहाँ पर ये बाबर खान नाम का लड़का है जो वो थाने में डेथ होगी तबीयत की नासाजगी की वजह से, और वजह ये थी कि पुलिस ने आगे उसको वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। लेकिन अभी जैसा कि उमर बता रहा था, सैयद मोहम्मद जमील शाह जो वजारत के नीचे बात नहीं करते, वजारत दाखिला, ये वजारत खारजा, पता नहीं कौन सी वजारतों की ये बात होती है,
کہ وہ اخبارات میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ پولیس کی کوتاہی نہیں ہے یا پولیس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جاوید اسلم آرائی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم احتجاج کریں گے یا ایکشن لیں گے، یا الفا بیٹا جو بھی انہوں نے کچھ دیا اخبارات میں. ابھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزدور لوگ ہیں جو تھانوں جیلوں میں بند ہیں، اگر کوئی پیپر کسی کے پاس نہیں ہے اس کو اٹھا کر جیل میں بجا دیا جاتا ہے یا تھانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. آیا کہ یہ جو سلوک کیا جا رہا ہے گرال صاحب، اس کے ساتھ آپ کا تعلق یا آپ کی تنظیم کا تعلق نہیں بنتا؟ کیوں نہیں بنتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان مزدور تھا ایک پاکستانی تمام مزدوروں کی جماعت ہے. نہیں، مجھے ڈائریکٹ جواب دیجیے. وہ ہم نے اس کا انٹروڈکشن کافی دفعہ کروایا آپ کی تنظیم. بنتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ اچھا، آپ نے کوئی آواز اٹھائی یا آپ تک یہ خبر پہنچی؟ میرے نزدیک تو یہ خبر مجھے 2 دن پہلے کی پتہ ہے. اس کا میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے، 2 متضاد بیان ہے. اچھا، میں جاوید اسلم کا جو اس کے حق میں ہے، اور ساتھ ہی سید جمیل شاہ کا بیان بھی میں نے پڑھا ہے. اچھا، جو کہ پورے کا پورا گریز پولیس کے حق میں جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. ہماری عوام کے خلاف جاتا ہے. اچھا، اور میں اس کے لیے انشاءاللہ سید جمیل شاہ صاحب سے بھی بات کروں گا. سر آپ کے پاس 2 دن تھے تو آپ نے اس دن کیوں نہیں کیا؟ نہیں، میں نے کوشش کی ہے، لیکن 2 دن میں اور بھی کچھ پروگرام تھے. انشاءاللہ اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے اور ہر پلیٹ فارم پہ ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے. جو ہماری قوم کے خلاف ایسے متضاد بیان دیتا ہے یا ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے یا انگریز گورنمنٹ کے حق میں کوئی بولتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے ساتھ ایک کھلا بغاوت ہے اور غداری کے زمرے میں یہ بات آتی ہے. اچھا، اور اس کے لیے ہم سخت سے سخت اقدامات اٹھائیں گے. اپنی برادری کے اور بھی جو میرے ساتھی بھائی ہیں میں انشاءاللہ کال کر کے ان سے بات کروں گا. اس کا ہم آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے اور اس کا سد باب کریں گے تاکہ آئندہ کوئی بھی ہماری قوم سے ایسا آدمی، ایسا شخص پیدا نہ ہو جو ہماری قوم کے خلاف گریس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا ان کے محکموں کے ساتھ مل کے ہمارے حقوق کے خلاف بولے یا ہمارے ملک ہمیں بیچنے کی کوشش کر. عمر دوبارہ لائن پر ہے، میرا خیال ہے لے لیا جائے عمر کو. بیچنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ ہم بکیں گے نہیں، بلکہ اس آدمی کو ہم بہت جلدی کنڈم کریں گے اور روکنے کی کوشش. اچھا عمر، آپ کے ساتھ بات ہو رہی تھی، گرال صاحب بھی ہیں، راجہ اشرف صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اچھا دوبارہ پلیز وہیں سے ہم سلسلہ جوڑتے ہیں. جس وقت مجسٹریٹ تک پہنچا یہ سلسلہ، اس کے بعد وہ 8 بندے ہیں جو ان کو دوبارہ عدالت کے کٹہرے میں کھینچا گیا ہے، اور یہ جو شخصیات ہیں یہ اپنے اپنے بیان بازی وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس میں حقیقت کیا تھی؟ آیا کہ یہ کسی جگہ آپ کو نظر بھی آیا کہ نہیں؟ جی بھائی جان، اس میں حقیقت یہی ہے کہ یہ صرف قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ایسی. اگر ان میں کوئی بھی حقیقت ہوتی تو ان کو چاہیے تھا کہ جو 5 پاکستانی اور 3 کردے اندر ہوئے ہیں یہی پاکستانی کے احتجاج میں، ان کے لیے ہم لوگ مدد کرتے. پولیس نے ان کو پرگالو جیل میں جو ہے وہ بھی ٹرانسفر کر دیا. ابھی 18 مہینے تو وہ بیچارے اندر ہی چلے گئے ہیں نا. 18 مہینے کے بعد ان کی تاریخ آئے گی. اچھا، تو ہمارا احتجاج بنتا تھا وہاں پہ. لڑکوں نے تمام کے تمام بیان ریکارڈ کروائے ہیں. وہاں پہ ہماری پاکستان کمیونٹی کی جتنی بھی اہم شخصیات ہیں، اگر یہ پاکستانی قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ عدالت میں آتے اور تمام کا تمام معاملہ جو ہے عدالت کے سامنے رکھتے کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہوا ہے ہمارا. اچھا، شاید آپ کی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے عمر، لیکن ابھی بات کرنے کا جو ہے رائے صاحب آپ بھی سن رہے ہیں ساری بات، آپ کی کان میں بھی خبر پڑی ہوگی. آیا کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا اگر سید محمد جمیل ہمیں سن رہے ہیں تو وہ پروگرام میں شامل ہوں، کال کریں ہمیں تاکہ حقیقت کو سامنے لایا جائے اور کم از کم یہ پتہ چلے آخر آپ کے بیان کی وجہ کیا تھی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے رائے صاحب. ہم مزید اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک یہ بات ہے، لیکن بریک لینا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں. بالکل، راجہ صاحب سے ناظرین بعد میں یہ پوچھیں گے ساری صورتحال اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں جوائن کیجیے گا ضرور. ہیلو ماما، کیسی ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں ماما، ایسا ہی سمجھو تازہ جو مل گیا ہے. تازہ موبائل ایک نیا سم کارڈ ہے. اس کا حصول اتنا آسان ہے کہ تازہ موبائل تازہ کی کسی بھی شاخ سے بالکل فری حاصل کریں. ایک ہاتھ اپنے آئی ڈی کی فوٹو کاپی دیں اور اسی وقت تازہ سم لیں. اب مجھے لینڈ لائن یا ووڈ فون کی ضرورت نہیں.
1252 डायल करें और 5 ज़बानों में से अपनी पसंदीदा ज़बान का इंतखाब करें और फ़ायदा उठाएं ताज़ा मोबाइल सर्विसेज से। जॉर्जिया के लिए सिर्फ 5 यूरो में 130 मिनट और 10 यूरो में 260 मिनट कॉल करें। और सिर्फ यही नहीं, ताज़ा से ताज़ा पर कॉल करने के लिए 600 मिनट बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल यूनान भर में ताज़ा के तमाम स्टोर्स पर दस्तयाब है। जी नाज़रीन, आपको हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और हम वहीं से जो है सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे टूटा था। जी सर, आप कुछ सवाल कर रहे थे राजा अशरफ साहब जी से? राजा अशरफ साहब से मैं सवाल कर रहा था, लेकिन चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान एसोसिएशन जनाब उमर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने डिटेल्स हमें बताई ये जो कत्ल था या ये जो सानहा था, इस हवाले से हमें डिटेल्स बताई। राय साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपको मैं सवाल यही था कि आप तक जब ये खबर पहुंची है तो उस वक़्त आप लोगों ने कोई बयान नहीं दिया या कोई उसका आउटपुट कहीं देखने को नज़र नहीं आई, उसकी क्या वजह थी? जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि जो आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ पाकिस्तानी बिरादरी के लिए जो बहुत ही बेहतरी के लिए जा रहा है। हरा सवाल जो आपने किया है इस खबर के बारे में, इसका जवाब देने से पहले जैसे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये हमारे लीडर हैं जी जी, जो पीछे बैठ के बातें करते हैं, अच्छा, खुदारा मैं इनसे अपील करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि इन्होंने वाम के लिए किया क्या है। एक मुझे लफ्ज़ बता दें जो वाम के लिए इन्होंने किया, बल्कि वाम के आगे ये कांटे बिछाते रहे, अच्छा, जो कि सबूत के साथ कहा जाएगा। मैं तो इन लीडरों को ये कहता हूँ कि अगर आपने वाम के लिए काम नहीं करना तो आप खुदारा ऐसा करें कि जैसे जावेद साहब एक कमरे में बंद होकर रह गए, आप भी बैठ गए। नहीं, ये जितनी बातें एक आम शहरी की हैसियत से हैं या पाकिस्तान एसोसिएशन से तल्लक की वजह से हैं? हमारे लिए हर पाकिस्तानी, खा वो गलगीत का रहने वाला है, खा वो कराची का रहने वाला है, हमारा वो भाई है। ठीक, सर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, क्या है यार इनका जवाब? कॉल एक मेरा ख्याल है ले लें। पहले। जी जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मौलवी अनसर जट बोलना था एस्प्रोफिर को। हाँ जी जी सर, मैं गल ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, जी जी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ठीक ठीक ਸਭ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾ ਛੜੀਆਂ ठीक, सही। ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਾਸਲੀ ਜਿਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, सही। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ। जी बड़े अच्छे कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। ठीक है जी, थैंक यू। ਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी बिल्कुल। ਬਦਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨਹੀਂ? जी नहीं, ऐसी कोई मसरूफियत नहीं इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ है, किसी भी वाक़या का अगर मैं बर वक्त पता लगता है या कोई खबर देता है तो मैं उस तो पीछे नहीं जाता। सर ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਸਲਨ ਲੇਟ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ। ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ, ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਆਫ ਸ਼ਾਮਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਰ ਨੇ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੁਤਨਫਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਲਗਾਤਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान एसोसिएशन तो रिजाइन कर देता। गल मेरा ख्याल उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ तो इसकी वजह क्या है? ये रिजाइन रेजिग्नेशन वगैरह ये कुछ देने का वजह क्या है? इसकी समझ नहीं चल रही हमें। देखो पहली बात तो ये ऐसा कि मैं आपने बोला कि आप ज़्यादा सख्त बातें करते जी जी जी। मैं खा आज अफजल हो खा सरवर साहब हो भाई साहब हो, मैं बात खरी करता हूँ ठीक और हमेशा के लिए करता हूँ। अच्छा उसकी दो वजह, ठीक। एक वजह तो ये है उसकी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। अच्छा हमेशा पार्टी जो पार्टी होती है, पार्टी में खामियां भी होती हैं, खराबियां भी होती हैं, ठीक। लेकिन खराबियां जो होती हैं उसमें अवाम की तवज्जो ज़्यादा होती है। अच्छा मेरा ख्याल है सैयद जमील शाह साहब हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं, क्योंकि उन्हीं के हवाले से आज की गुफ्तगू का इब्तदा हुई थी। तो डिटेल्स के साथ इस खबर के बारे में और जो खबर उन्होंने अखबार में लगवाई है उसके बारे में पूछते हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ख्याल है प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपने डिटेल के साथ बात सुनी होगी जितनी इस वक्त तक हुई है। नहीं, मैंने प्रोग्राम नहीं देखा, मैं बाहर था, मुझे चौधरी इजाज साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे ये सारी तफसील बताई है जो अब तक मेरे इल्म में लाई गई है। एलिनिको वाला जो केस है शाह साहब, बाबर खान वाला, उसके हवाले से आपका जो अखबार पर बयान आया उसके बारे में बात कर रहे थे उमर मेहर कि आपका इस केस के साथ तल्लक कोई नहीं था और अभी तक जो आपने बयानात दिए आपने नो इंटरफेयर, किसी जगह अदालत में आप नजर नहीं आए, अनाकृति के पास नजर नहीं आए और आपने बयान देने में बहुत जल्दी कर दिए। सबसे पहले इब्राहिम साहब मैं आपके, क्योंकि हमारी बहन बैठी है एहतरामन, मैं कोई बात नहीं ऐसी करना चाहूंगा। आपका फर्ज था कि आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो मेरी जात से मुंसलिक था। आपका इखलाकी हर लिहाज से फर्ज था कि मुझे इन्फॉर्म करते, मुझे भी उसमें शामिल करते, मुझे मौका देते। हम आपको तकरीबन फोन करके बुलाया, सारा प्रोग्राम मेरी जात पे आप कर रहे हैं, लोग नाहक कीचड़ उछाल रहे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, पहली बात तो ये पर मुख्तसर मैं ये बात करूंगा। सबसे पहली बात, अखबारी बयानात पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं जी जी बड़े अच्छे तरीके से मीडिया को डील, हेलो जी 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 आवाज आ रही है आपकी। आप मीडिया को डील करते हैं कि टेलीफोन पर जो बातें बताई जाती हैं अखबार वालों को, आज तक उन्होंने बहुत कम है जो सही बयान जारी किए हो। बिल्कुल ठीक। कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें पुलिस की हमायत या ऐसी चीज नजर आती हो। ठीक। मैंने जो वाकया हुआ उसकी तफसील मुझसे पूछी गई, मैंने वो मन्नहू तफसील बताई, उसमें किसी की साइड कोई ऐसी चीज बिल्कुल बयान नहीं थी। दूसरी बात, सबसे पहले मुझे आदमियों के फोन आए, क्योंकि मैं नजदीक यहाँ रहता हूँ गिलफादा में। सबसे पहले मैं वहाँ पहुंचा, जाकर सारे हालात खुद मुशाहिदा किया। मैं खुदा को, ये जो बैठे बाहर बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जिनको अलग तलाक को नहीं आता, ये पता नहीं है इनको कि वाकया क्या हुआ है, पहले मुझसे इखलाकी तौर पे टेलीफोन करके ये पूछते हैं कि शाह साहब वाकया क्या हुआ है, वाकई आपने ये बयान दिया है। चौधरी अशरफ साहब, अल्लाह इनको लंबी उम्र करे, से देर जब ये इनको जरूरत पड़ती थी मुझे टेलीफोन करके मुझसे इखलाकी मदद या अपनी इंफॉर्मेशन लेते थे। उस वक्त तो जमील शाह इनको अच्छा लगता था। या मुस्तफा गरार साहब, जब इनको कोई प्रॉब्लम होती थी या इखलाकी तौर पर ये मुझसे इंफॉर्मेशन लेते थे, उस वक्त जमील शाह इनको अच्छा लगता था, उसकी बातें इनको अच्छी लगती थी। या गाइडलाइन जब इनको दी जाती थी अच्छाई के लिए, पाकिस्तान कम्युनिटी की बराबरी की बेहतरी के लिए, जब मैं रेडियो पे इनके दफ्तर के टेलीफोन नंबर दिया करता था, लोगों को बताया करता था कि जी वहाँ जाए, पाकिस्तान एसोसिएशन का दफ्तर है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उस वक्त जमील शाह अच्छा था। अच्छा शाह साहब, अभी पॉइंट पे आए जरा हम। सबसे पहली एक बात जो मैं आपको ना बताना चाहता हूँ, तकरीबन 1 घंटा से हम आपको 1 घंटा से हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ट्रेस कर रहे थे कि आपके साथ बात हो जाए और हम आपको होल्ड पे करवा दें, लेकिन फिर आपको 2 दफा अनाउंस किया गया है। अगर आप सुन रहे हैं या आप तक इतला पहुंचती है तो आप हमारे साथ राब्ता करें। अभी हम हमेशा अखलाकी तकाज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं और हमारी तरबियत माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। मुझे बाखुदा कोई पैगाम नहीं मिला। अच्छा चले, खैर आप हाजिर हो गए या आपकी हाजिरी जरूरी थी? बेहतर है कि आपने बहुत अच्छा किया है कि मुझे मौका दिया है। अच्छा शुक्रिया
शाह जी अभी मैं ना डायरेक्ट पॉइंट की बात पूछना चाहता हूं कि जावेद असलम आराई का बयान और आपका बयान है जो टोटल मुतजाद बयानात है। आराई को पूर्ण न करता। जी 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 शाह जी बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए बयान अब ये शरारतबाजी होती है सहाफियों की, अखबार वालों की, वो किस सूरत में उसको वो प्रेजेंट करते हैं। जी दूसरी बात, मैंने 2.5 घंटे बाद जावेद साहब का इंतजार किया, वो आए, उनके साथ गिरकी आए, वहां का मेयर आया, हम सब इकट्ठे गए, जाके पुलिस से 1 घंटा उन्होंने पूरी तफ्तीश करके सवाल जवाब करके वहां से इकट्ठे बाहर निकले। ठीक। उसके बाद देखे, मेरा जिंदगी का असूल रहा है, चाहे कोई भी लीडर हो, अगर कोई एक काम जिम्मे लेता है तो मैं दूसरी टांग बीच में नहीं उड़ाता। ये हाजी अफजल साहब भी गवाह हैं, शबीर दामा साहब भी, मुदस्सर साहब भी और जावेद असलम राई साहब। जावेद असलम राई साहब की ड्यूटी थी उस रात, जुमे की रात को मेरी वालदा का खत्म था घर में, रात 11 बजे मुझे पुलिस वालों के फोन आए कि सुबह इनको थाने वहां कचहरी लेकर जाना है, हमें ट्रांसलेटर और वकील चाहिए। मैंने खत्म से कुरान खानी से जावेद असलम साहब को फोन किया, गवाह इस चीज के कि भाई आप सुबह इनके तर्जमान और वो लेकर जाएं। एक आदमी के जिम्मे ये काम था, उसके फिर मैं इंटरफेयर नहीं करता, ये मेरा तरीकेकार है। ठीक। मैं अपनी बेइज्जती नहीं समझता। अगर जावेद साहब, हाजी साहब, शबीर दामा साहब कोई एक काम जिम्मे लेते हैं तो वो टीम वर्क होता है, उसमें हमारी भी वो सारी चीजें शामिल होती है। ठीक। शेख साहब ने हामी भरी, दूसरे दिन गए, मुझसे वो लगातार अब तक इन टच रहे हैं इस तमाम वाक्य के बीच में। ठीक। ये होता है कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। इसी तरीके से हाजी अफजल साहब से भी ये कोऑर्डिनेशन हमेशा रही है, शबीर दामा साहब से भी, और जो लीडर है, हमेशा मैं जो काम मेरे जिम्मे होता है वो करता हूँ, जो उनके जिम्मे होता है फिर वो करते हैं। ये तरीके का। अच्छा शाह साहब, एक बात की समझ नहीं आ रही, इस साल में कम से कम 2-3 दफा ये हमें देखने को मिला है कि आपके नाम से जो बयानात आते हैं अखबार पर, उसकी बाद में आप तरदीद करते हैं, लेकिन अखबार वाले तरदीद कभी भी नहीं लगाते। ये अखबार वालों से आप पूछे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं जी जी। अखबार में मैंने बयान दिया था हज उसके हज के हवाले से। जी जी। उसमें मैंने कहीं भी जिक्र नहीं किया उम्र का कि 50 साल से ऊपर आदमी हो, वो उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया। अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब का टेलीफोन नाम उन्होंने अपनी मर्जी से लिख दिया। अब ये मुझे बताएं कि यहाँ अब हम क्या कर सकते हैं? शाह जी, हम इस बात को हम दोबारा गुफ्तगू कर रहे होते हैं। अच्छा, फोन पे काफी बातें हैं जो, शाह साहब 1 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। उनसे हमारे फ्रैंकली तल्लुकात होते हैं। अच्छा, फोन पे काफी बातें हैं जो वो तफसील के साथ नहीं हो सकती। कल वाले प्रोग्राम में आप हमारे दोबारा गेस्ट हैं, कालिस्पेरा यूरोप में, और तफसील के साथ हम इस प्रोग्राम का जो है वो कांटेक्ट करेंगे कल वाले प्रोग्राम में। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इस किस्म की ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि इससे पहले भी 2-3 जगह ऐसे बयानात आए हैं शाह साहब के नाम से, जिसकी बाद में मुकम्मल तरदीद उन्होंने की है कि ये हकीकत नहीं, या अखबारात वाले मोड़ तोड़ के लगाते हैं। कल का हमारा जो परसों का प्रोग्राम था हिलास करंट अफेयर, उसमें चौधरी गुलाम सरवर बुद्धवाल साहब, उनके साथ जब इस वक्त एहसानुल्लाह बात कर रहे थे तो उन्होंने भी ये जवाब दिया था कि अखबारात वाले बहुत सी जगह डंडी मारते हैं। आप क्या कहते हैं, आया कि ये हकीकत है, कोई ताल्लुक है हकीकत के साथ इसका कि नहीं? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि अगर अखबार को डंडी मार के खबर लिखता है तो जिससे मंसूब होती है उसको फौरन एक्शन लेना चाहिए और उसकी तसही करानी चाहिए, उसकी तरदीद लगवानी चाहिए। आम आदमी जो है, आम शहरी जो है, वो तो खबर पड़ेगा और उसी के हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाएगा कि ये आदमी के ख्यालात क्या हैं और इसने ये जो खबर दी है क्या ये वाकई इसी तरह का आदमी है और इसी सोच का आदमी। ठीक। आम आदमी तो ये सोचेगा। अब शाह साहब ये कह रहे हैं कि वो खबर उन्होंने अपनी मर्जी से लगाई है, मुझे पता ही नहीं है। देखिए, पूरा ग्रीस उस खबर को पढ़ के तो क्या सोचेगा कि शाह साहब का बयान जो है वो कौम के हक में जाता है या कौम के खिलाफ जाता है। ठीक। वो तो 100% 200% कौम के खिलाफ जाता है और उस पर हर आदमी ये तबसरा करने का हक रखता है कि अगर शाह साहब ये खबर देते हैं तो शाह साहब तो सीधे सीधे पाकिस्तान कौम के गद्दार नजर आ रहे हैं। ठीक। अगर उन्होंने ये बयान नहीं दिया तो उन्होंने क्यों उसकी तरदीद नहीं की? उन्होंने क्यों तमाम मीडिया को क्यों नहीं बताया कि अगर इस हवाले से कोई सवाल करे या आप उससे पूछें तो ये मेरी तरदीद आप तसही करें। नहीं, अभी तरदीद तो वो सामने कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कोई ऐसा अखबार वाला नहीं जो हमें देख नहीं रहा हो। उनके ऊपर आया है तो वो भी कर रहे हैं, उससे पहले उनको करनी चाहिए थी।
नहीं, अभी एक बंदा घर पे सोया हुआ है, उसको पता तो नहीं चलता मुझ पर किस किस्म का चिकड़। कुरान ने कभी शाह साहब से कोई मदद मांगी है और ना शाह साहब से कोई मदद लूंगा। इंशाल्लाह मेरे अपने अंदर ये पावर है। मैं शाह साहब खुद अपने बलबूते पे आगे आया हूँ, ना आपके सहारे पे आया हूँ, ना मैं किसी दूसरे के आया हूँ। और इखलाकी तौर पे जो मेरा फर्ज बनता है, जो कौमी इश्यूज है, मैं सबसे बात करता हूँ, सबको इकट्ठा लेके चलने की कोशिश करता हूँ और सबके साथ डिस्कस करता हूँ। आपने कोई ऐसा मार्का नहीं मारा मेरे ऊपर आप एहसान कर रहे हैं। अच्छा, एहसानुल्लाह खान हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं यहाँ के और हिलास करंट अफेयर के एंकर पर्सन है। उनके प्रोग्राम के हवाले से ये बात अभी जो हमने की थी कि खबरें मोड़ तोड़ के पेश की जाती हैं, और चीफ एडिटर हैं देश प्रदेश इंटरनेशनल के, हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहसान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। हाँ जी एहसान, मेरा ख्याल है प्रोग्राम आप देख रहे हैं। जी मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं बड़े अदब के साथ शाह साहब की खिदमत में बयान करता हूँ जी। आप उनसे अभी ऑनलाइन उनसे इस बात को क्लियरेंस लें कि क्या जो बयान देश परदेश में लगे उसे वो मन उससे मुस्तरद करते हैं। जी जी तो मुस्तरद करते हैं तो उसके बाद फिर अगली बात मैं करूंगा, क्योंकि जो बयान उन्होंने मुझे दिया है टेलीफोन के जरिए उसकी रिकॉर्डिंग, ये अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब ने बाद ऐसी चीजें हमें सिखा दी हैं कि जिसकी वजह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इस बात पे झूठे नहीं पड़ सकेंगे। अच्छा। हमें ये सिखाया कि बाद बातों की जो रिकॉर्डिंग है वो हो जानी चाहिए ताकि बहुत से जरूरत काम आए। तो शाह साहब एक बार इस जो बयान उन्होंने दिया है इससे इनकार करें, तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ऑन एयर इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी गुफ्तगू और वो गवाह जिनके सामने उन्होंने ये बयान लिखने को मुझे कहा, वो पेश करूंगा इंशाल्लाह। एहसान, मैंने इसीलिए शाह साहब को कहा कि कई बातें क्लियर नहीं हो सकेंगी। अच्छा एक मिनट, मेरी बात प्लीज सुनिएगा। ये बात कहूंगा कि आज जो रवैया अपनाया जा रहा है, जिस तरह से अखबारात में खबरें लगवाने के लिए पहले मिन्नतें और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद जिस तरह ये लोग तरदीद करते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथी भाइयों से कि ऐसी शख्सियात का आइंदा जब तक रिटर्न बयान ना आए उस वक्त तक न लगाएं ताकि इनके भी जो है वो शिकाने बनाए सबके। अच्छा एहसान, कल के प्रोग्राम में आप आ रहे हैं और ये कल का प्रोग्राम होगा आप पर ही होगा और खास करके इस मसला के हवाले से होगा, इसीलिए शाह साहब की बात को ज्यादा मैंने तवालत नहीं दी। काबिल एहतराम है और वो सामाजिक कारकुन है, लेकिन किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि पहले एक बयान लगवाए और उसके बाद अखबारात पर मलबा डाल दे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस स्पेसिफिक बयान का जो इस हफ्ते मैंने लगाया, मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है, ठीक, तो इससे इनकार करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कल वाले प्रोग्राम में उनकी तमाम गुफ्तगू जो रिकॉर्ड हुई थी वो भी और जो गवाह जिनके सामने उन्होंने बयान दिया था वो भी पेश करूंगा। अवाम खुद फैसला करेंगे कि अखबारात वाले झूठ बोलते हैं या ये लीडर जो है जो पहले बयान लगवाते हैं बाद में फिर अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठ बोलते हैं। चलें ठीक है, कल स्पेरा यूरोप में यही टाइम नाजरीन जो आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम्स का होता है 8 से लेकर 9 बजे यूनान टाइम के मुताबिक, 6 से 7 यूके टाइम के मुताबिक। एहसानुल्लाह खान, सैयद जमील शाह साहब और इस मामला के साथ रिलेटेड जितनी भी शख्सियात हैं हमारे स्टूडियो में होंगी, तफसील के साथ हम बात करेंगे ताकि कोई ये ना समझे कि किसी पर कीचड़ उछाला जा रहा है। राय साहब, पाकिस्तान एसोसिएशन का डायरेक्ट तल्लक आ रहा है इस बात के साथ, उमर महर से ये बात चली थी, अभी आप क्या कहते हैं? क्योंकि शाह साहब ने ये बताया कि जावेद असलम अराई वहाँ पर पहुँचे थे, जैसा कि उमर पहले बता रहे थे कि मैंने किसी बंदे को किसी जगह नहीं देखा। देखो अभी शाम भाई ने जो फोन पे बात की है, जो मेरी राय है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि एक खुली कचहरी हो, ठीक, खुली कचहरी हो जिसमें मैं खुद भी मौजूद हूँ, ठीक, इन सबको इकट्ठा किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वाम सब देखेगी कि कौन किसका सौदा कर रहा है, इस कौन अवाम कर को रहा है? कौन बेच रहा है, कौन मुखबर है, कौन टाउट है, कौन वगैरह वगैरह वगैरह। आप एक खबर की बात कर रहे थे, इस दफा एक आपको टाइटल देने वाले हैं, मुखबर की जिंदगी थोड़ी है, ये पता नहीं कुछ इस किस्म की बात हो रही थी। जी मैंने कहा कि मैंने तो इस खबर को पढ़ के इंशाल्लाह मैं एक अपनी तरफ से पूरी मीडिया में खबर दूंगा कि जो हमारी कौम में गद्दार हैं या गद्दारी करने वाले बन रहे हैं कि हम महकमों में जाके तो अपनी कौम के खिलाफ ये बयान दें, उनके लिए हम इंशाल्लाह हर प्लेटफार्म का उनका मुहासबा करेंगे और उनके साथ हम एक ऐसा सलूक करेंगे ताकि आने वाले नीली विवेसी बनाने के लिए हाजी मोहम्मद अफजल साहब ने यही हमारे स्टूडियो में एक अनाउंस किया था कि नीली विवेसी बन रही है 2007 से लेकर 2011 तक, जिन लोगों के पास सबूत हैं। इस इशू को काफ़ी उठाया गया, वजारत दाखिला वजारत खारजा तक पहुंचाया गया। आया कि जिन लोगों ने ये केस इतना उठाया या इतना उछाला, उन लोगों का कहीं कोई तल्लक था? गराल साहब आप क्या कहते हैं?
किससे? विवेसी से। नीली विवेसी के साथ उनका कोई जाति ताल्लुक नहीं था नीली विवेसी से। और मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं, नोट कमाने में कोई उनका किरदार था? जिन लोगों ने इसके खिलाफ ये एप्लीकेशन दी है वो खुद भी वो लोग पहले भी नीली विवेसी बनाते रहे। अच्छा, एप्लीकेशन देने में जावेद असलम आराई साहब थे मेरा ख्याल। देने में जावेद असलम आराई का था या जैसे ये जमीर शाह का था, तो मैं समझता हूँ इन्होंने अगर किसी के साथ मुखालफत करनी थी तो डायरेक्ट उसकी जात पे करते। अच्छा, कितनी दुनिया तकरीबन मुतासर हुई है इस केस से? मैं तो उस वकील से मिला और मैंने खुद बात किया उससे। कम अज कम 3000 आदमी के उसके पास पेपर है और 3000 आदमी के पैसे हैं उसके पास। अच्छा, अब ना तो वो किसी को पैसे दे रहा है, वो तो टाइम दे रहा है और अच्छा। साथ साथ ये भी बता रहा है कि आपके 2 भाइयों ने मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर नहीं, सैयद जमीर शाह साहब ने तो बाकायदा एक सेमिनार किया था कि ये सेमिनार में बिल्कुल गैर कानूनी काम है और इसका कानूनी तलक नहीं है किसी जगह भी। कानूनी है या गैर कानूनी है, हम इस चीज को नहीं देखते। हमारे जो अवाम है वो इन चीजों को नहीं देखते, वो अपनी मजबूरियों को देखते हैं। अच्छा, कोई मजबूर है, किसी तरीके से भी मजबूर है, पाकिस्तान जाना चाहता है और कोई तरीका नहीं है उसके पास पाकिस्तान जाने का, मासवा एक विवेसी के। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज बनाता है वो एक चक्कर लगा के आ जाता है, तो मैं समझता हूँ ना तो सैयद जमील शाह का इसमें कोई नुकसान है, ना मेरा जावेद असलम का नुकसान है, ना मेरा है। वो जाती उसका अपना है। अगर वो जाती उससे हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसके खिलाफ हम मुतासरीन की कितनी बड़ी तादाद है टोटल? 3000 आदमी के जो आप जानते हैं? 3000 आदमी मुतासर हुए हैं इससे, जो आप जानते हैं? जो मैं जानता हूँ। राय साहब, आपको कोई तादाद का पता? मैं नीली विवेसी है जो उसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि हाजी अफसर साहब ने यहाँ ही बैठ के अनाउंस किया था जी, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि मैं बताने वाला नहीं कि कहाँ से बनती है ये। अच्छा, अगर कोई कानून आया जिसमें पाकिस्तान बरादरी का फायदा हुआ तो नीली विवेसी जरूर मिलेगी। अच्छा, अगर कोई ना कानून इस किस्म का आया तो मैंने किसी से पैसे तो नहीं लिए। अच्छा, मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अगर कोई एक आदमी बता दे कि मैंने हाजी अफसर से इस दौरान नीली विवेसी बनवाई है, वो तो गराल साहब बता रहे हैं कि डायरेक्टली किसी भी बंदे ने पैसे नहीं लिए, आगे लिंक इस्तेमाल किए। जिस आदमी के उधर केस पड़े हैं ना, जो वजारत दाखिला में जाते हैं और वजारत में चक्कर लगाते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप खुली कचहरी लगाएं, इन सब को बुलाएं। अच्छा, माँ की वकील भी आ जाएगा। लेकिन दूसरे अभी भी राय आएंगे। साहब क्या सोचते हैं कि लेकिन ये पैसे क्यों? वापस मिलेंगे इन लोगों को कि नहीं? क्यों दिया? बड़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन लगता है कि एक बड़ी दफा जाने मुश्किल वाला है वो पैसा वापस दे। नहीं। मैं मिल के आया हूँ, कुछ लोगों के केस थे जिन लोगों ने मुझे साथ लेके गए कि आप उससे बात करें कि हमारे पैसे वापस दे दे। उसने मुझे ये डिटेल सुनाई है कि जिस तरह क्या कहते हैं, ऐसे हथकंडू में आइंदा आने वाले वक्त में आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं तो इससे तफसील से बात करूंगा कि जो हाजी अफजल ने वीनस टीवी पे बैठ के ये बात की थी, कानूनन उसने भी एक गलत बात की, एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। बहुत बड़ा जुर्म किया था। अच्छा, जो इससे उसको हम नहीं करना मजीद चाहिए पर्दा था। उठाएंगे, लेकिन अभी क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है और घंटा गुजरते बिल्कुल पता नहीं चला। बिल्कुल सर, हमारे पास थोड़ी बहुत सी सारे- बातें की है हमने और ये घंटा गुजर गया, लेकिन इस बात को हम मजीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, अगले प्रोग्राम्स में भी आपको बुलाएंगे ध्यान दें। ताकि क्लियर किया जाए इन अबहाम को। और मुतासरीन हैं जो वो चाहे नीली विवेसी के हैं, चाहे वो पुलिस तशद्दुद के हैं, तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह के साथ उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने ये जितने भी यहाँ के सरकर्दा शख्सियात हैं जो गलत इंफॉर्मेशन देती हैं, उनके ऐसे अताब से भी, अजाब से बचाए। और कल का जो प्रोग्राम होगा उसमें ये दोबारा बातचीत होगी। कल दोबारा इसी टाइम पर आपके सामने हमारे ये जो महफिल है दोबारा लगेगी। तो अभी मेरे ख्याल इजाज़त लें हम। जी नाज़रीन, हमें इजाज़त लिए अगले हफ्ते तक और कल तक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।